हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज़ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी सीरीज़ में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे फ्रेंको जर्मन रिलेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के जो फ्रेंको जर्मन रिलेशंस है, आज हम इन्हें थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले सेशंस देखे हैं तो इस क्योंकि का जवाब आपके पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। अदरवाइज आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशन। स्टडी आई क्यू के चैनल पर जाइएगा, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, सो प्लेलिस्ट आपको वहाँ से भी अवेलेबल हो जाएगी। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। रशियन रेवोल्यूशन आप समझें, वर्ल्ड वॉर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप समझेंगे, और फिर उसके बाद हम इंटर वॉर पीरियड के जो सेशंस लेकर आए हैं, राइट, उसमें से एक सेशन मैंने करा दिया, दूसरा आज हमें फ्रेंको जर्मन रिलेशन समझना है। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस, ताकि आज का सेशन और आगे आने वाले सेशंस के साथ आप थॉरली कनेक्ट कर सकें, राइट। और उसके अलावा जो सेशंस में मैं सवाल पूछता हूँ उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से तो देंगे ही। उसके अलावा आप मुझे फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे, आपको सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप सोचते हैं सेशंस के बारे में। मेक श्योर यू प्रोवाइड अस विद योर प्रेशियस फीडबैक, राइट। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें फ्रेंको जर्मन रिलेशन से ही शुरू करना है, राइट। सो फ्रेंको जर्मन रिलेशन में पहला पॉइंट देखिएगा, आफ्टर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया बट जर्मनी, and its rapid industrialization, French-German animosity became the hallmark of European political landscape। क्या मतलब बनता है इस स्टेटमेंट का? आइए बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं फ्रेंको जर्मन रिलेशन का। सो अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे सेशंस देखे हैं, राइट, रशियन रेवोल्यूशन आपने देखा है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के भी इवेंट्स अगर आप समझते आए हैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि फ्रांस जो मेनलैंड यूरोप है, राइट, उसमें फ्रांस और जर्मनी दो बहुत पुराने राष्ट्र हैं। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्डन, ठीक है, शॉलोमेन का एम्पायर जो तीन उसके लड़कों ने आपस में बांटा था, और तीन जो छोटे एम्पायर में टूटा था शॉलोमेन का एम्पायर, उसमें से फ्रैंकिया और जर्मेनिया, जो कि बाद में पोप ने होली जर्मन एम्पायर के रूप में एस्टेब्लिश किया था, वहीं से निकलते हुए जो है वो प्रूशिया ने जर्मनी को यूनिफाई किया। दैट मीन्स फ्रांस और जर्मनी मेनलैंड यूरोप की पुरानी शक्तियां हैं, बेसिकली बहुत पुरानी शक्ति है, मेडिवल टाइम से में जाती है इनकी रूट। इनफैक्ट एंशियंट समय से भी इनकी रूट को कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा इटली तो है ही, लेकिन इटली का यूनिफिकेशन किया गया। इटली जो है वो बटा हुआ था बहुत बड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया सिचिलिया, सिसिलीज, ठीक है, द टू सिसिलीज, उसके अलावा पेपल स्टेट्स, और नॉर्थ में जो वेनिस, जेनोवा वगैरह, ये आपस में सारे बटे हुए थे, ठीक है। इसलिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मेनलैंड यूरोप में फ्रैंकिया और जर्मेनिया दो पुराने राष्ट्र हैं, बहुत पुराने राष्ट्र, राइट। दैट मीन्स मेनलैंड यूरोप में इनकी दुश्मनी 19वीं सेंचुरी की नहीं है, ये पुरानी चली आ रही है। इनफैक्ट ये एक ही फैमिली से टूटकर बने हैं, शॉलोमेन की फैमिली से ही। शॉलोमेन एक बहुत बड़े शासक रहे हैं डार्क एजिस के दौरान, मिडिल एजिस के दौरान, राइट। जब मैं आपको यूरोप की मिडिल एजिस की स्टोरी सुनाऊंगा, वहाँ पर शॉलोमेन का जिक्र आएगा, वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेनलैंड यूरोप में फ्रांस और जर्मनी दो बहुत पुरानी शक्तियाँ हैं। सो मॉडर्न टाइम्स तक आते आते फ्रैंकिया, फ्रांस और जर्मनी को नए मॉडर्न राष्ट्र में भी कन्वर्ट होना है, और वो बदले भी, और उनकी वो एंशिएंट मेडिवल दुश्मनी मॉडर्न टाइम्स में भी चलती आई। सिमिलरली फ्रांस और ब्रिटेन की दुश्मनी जो है वो एंशिएंट समय से, जो एंग्लो सेक्शंस हैं उनकी फ्रैंकिया से समस्या जो है वो बहुत पुरानी है। हिस्पैनिक्स की फ्रैंकिया से प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत पुरानी है, राइट। और ये मॉडर्न टाइम्स तक चली आई है, आज तक भी मौजूद हैं ये सब समस्याएं। लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है? हमें अभी कंसीडर करना है जो 19वीं सेंचुरी और लेटर पार्ट ऑफ द 19वीं सेंचुरी एंड अर्ली 20वीं सेंचुरी को, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह ओटो वन बिस्मार्क ने कोशिश करी कि वो सेंट्रल शक्तियों को साथ में जोड़ ले, यानी ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और रशिया को भी साथ में जोड़ ले, ताकि फ्रांस और ब्रिटेन जैसी जो पुराने दुश्मन हैं या जो ट्रेडिशनल एनिमोसिटीज़ हैं
वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से जो नए हथियार और नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनकी वजह से जो नया मिलिटरिज्म आया है, उसके तहत जो युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में जर्मनी की जीत हो। सो मैंने आपको बताया गुटबंदियां तो पहले से ही हो रही थी। सो जर्मनी को एनसर्कल किया गया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, और नीचे से इटली भी जुड़ गया, राइट। सो ये वर्ल्ड वॉर वन में क्या घटनाएं घटी, वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो क्या गुटबंदी हुई, और उससे पहले कि जो पुरानी चली आ रही दुश्मनी है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन ने जर्मनी पर जो जर्मन होली जर्मन एम्पायर था उसको ख़त्म किया, डिसॉल्व किया 1905 में, और उस सारे रीजन को अपने कंट्रोल में लेकर आया, राइट। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, उसके बाद जो कांग्रेस बैठी है वियना में, उसने होली रोमन एम्पायर को या 39 स्टेट्स को जोड़कर एक जर्मन कन्फेडरेसी बनाई और एक जर्मन राष्ट्र बनाने की तरफ कदम उठे। सो दैट मीन्स फ्रांस और जर्मनी की पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। और फ्रांको प्रूशिया वॉर 1871, अल्सासे लॉरेन का रीजन जर्मनी द्वारा छीन लिया जाना फ्रांस से एक और जो है वो समस्या थी, जो कि फ्रांस को समस्या भी थी कि अल्सासे लॉरेन वाला रीजन चाहिए हमें, क्योंकि इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं और नेचुरल बॉर्डर भी प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारे कारण तो थे ही। सो पॉइंट मेरा ये है एक्चुअली कि आपके पास ये सब बैकग्राउंड प्रिपेयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नई नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ पर, राइट। ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये बैकग्राउंड आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए कि जर्मनी और फ्रांस का आपस में पंगा है, ये आपस में इनकी पटती नहीं है, ठीक है, आपस में समस्याएं हैं इनकी। सो आइए देखते हैं विश्व युद्ध के बाद जो है वो कैसे कैरी आउट हुई ये सभी प्रॉब्लम्स और कैसे इन सभी समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। सो आज हमें विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो फ्रैंको जर्मन रिलेशंस में खटास आई है, इन्हें समझना है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, फ्रैंको जर्मन रिलेशंस में सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। After the political unification of Germany and its rapid industrialization, French-German animosity became the hallmark of European political landscape. जर्मनी को यूनिफाई करके जर्मनी जो है वो अपने आप को इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। मेनलैंड यूरोप में सबसे ज्यादा समस्या जर्मनी के स्ट्रांग होने से किसको है? तुरंत आपकी जबान पे जवाब होना चाहिए, फ्रांस। अब यहां पर आपके पास ये भी आ सकता है कि रशिया को भी तो होगी। जर्मनी अगर मिलिट्री स्ट्रांग कर रहा है अपनी, तो इससे रशिया को भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। जर्मनी का एक साइड पड़ोसी रशिया और एक साइड पड़ोसी फ्रांस है, तो फ्रांस को ही प्रॉब्लम क्यों है? रशिया को प्रॉब्लम क्यों नहीं गिन रहे हम, है ना? जर्मनो या रशियन और जर्मन रिलेशंस को क्यों नहीं स्टडी कर रहे हम? फ्रांस और जर्मन के रिलेशंस को क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो यहां पर माय फ्रेंड्स आपको देखना पड़ेगा, फ्रांस के पास अटलांटिक की कोस्ट लाइन है, राइट। फ्रांस जर्मनी रशिया के मुकाबले जल्दी इंडस्ट्रियलाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली बात तो फ्रांस के पास अटलांटिक कोस्ट लाइन है। फ्रांस पुराना कॉलोनिस्ट है, पुराना इंपीरियल खिलाड़ी है। फ्रांस और ब्रिटेन का आपस में जो है वो अच्छा रिलेशन है, क्योंकि ब्रिटेन को मेनलैंड यूरोप में एक मार्केट के रूप में सर्व करता है फ्रांस, और एज वेल जो है वो पुरानी एनिमोसिटी, दुश्मनी भी है और कई जगहों पर इनकी गुटबंदी भी हुई है। तो दोनों समझते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रखना है, ताकि हमें जो है वो अंत में ग्लोबल ऑर्डर अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो, राइट। इसीलिए फ्रांस के लिए खतरा जर्मनी और जर्मनी के लिए खतरा फ्रांस। रशिया भी इस गेम में नहीं उतरा है। अगर मैं लेटर 19th सेंचुरी यानी कि 1870s 1880s की बात करूं, तो रशिया अभी इंपीरियलिज्म के खेल में नहीं उतरा है, क्योंकि इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज करने के बाद जर्मनी ने अफ्रीका में कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी, रशिया ने नहीं करी, राइट। और फ्रांस के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक और खिलाड़ी आ गया, और मेनलैंड यूरोप में ब्रिटेन अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए फ्रांस को यूज करता है, क्योंकि ब्रिटेन जानता है कि उसको अपनी भूमि पर युद्ध नहीं करवाना, क्योंकि ब्रिटेन की जो संपत्ति या समृद्धि है, जो उनका एक्सपेंशन है, जो उनका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से है। वो प्रॉफिट कहाँ से आया? मर्केंटाइल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से, राइट। और वो मर्केंटाइल इकोनॉमिक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है ड्यू टू द रिलेटिवली स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस इन ब्रिटेन, और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन मेनलैंड यूरोप का हिस्सा नहीं है। तो ब्रिटेन का मेनलैंड यूरोप पर कंट्रोल रहे, फ्रांस का यूज करता है ब्रिटेन इसलिए।
और फ्रांस जो है उसके पास एटलांटिक कोस्ट लाइन है, इसलिए फ्रांस ने अपने आप को जल्दी इंपीरियलिस्टिक शक्ति बना लिया। और भी कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है कि उसके पास बहुत इजीली अटलांटिक कोस्ट लाइन अवेलेबल है। और जब सभी जो है वो पुर्तगाल, फिर फॉलोड बाय पुर्तगाल स्पेन, और फिर फॉलोड बाय स्पेन डचेज, ब्रिटिश और फिर फ्रेंच जो है ये सभी क्या करने लगे, ग्लोबल डिस्कवरीज, ग्लोबल ट्रेड एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो उस समय जर्मेनिया जो है वो यूनिफाइड नहीं था, होली रोमन एम्पायर था, उनके पास नेवी नहीं थी। रशियन एम्पायर था लेकिन उनके पास कोई खास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, बाल्टिक सीधा घूमते रहते थे वो, राइट। सो फ्रांस स्पेन पुर्तगाल डचेज और वैसे डेन्स भी, डेनमार्क भी और ब्रिटेन, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को इंपीरियलिस्टिक शक्ति के रूप में एस्टेब्लिश किया। जिसमें बड़ी इंपीरियलिस्टिक शक्तियों के रूप में कौन उभर कर आया, शुरुआत में पुर्तगाल, फिर स्पेन, लेकिन डिकोलोनाइजेशन के बाद फ्रेंच और ब्रिटेन रहेगा यूरोप में। और डचेस तो हैं, उनके पास ईस्ट इंडीज था, पूरा इंडोनेशिया, राइट। सो ये तीन मुख्य क्या रह गई आपकी मेन इंपीरियल शक्तियां। लेकिन आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी एक इंपीरियल शक्ति के रूप में उभरा। इसीलिए मेनलैंड यूरोप में फ्रांस का जो पंगा है वो जर्मनी के साथ है, जर्मनी का रशिया के साथ नहीं है। आई होप ये सारा बैकग्राउंड आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट फिर से देखते हैं। आफ्टर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इट्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच जर्मन एनिमोसिटी बिकेम द हॉलमार्क ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। सो फ्रांस और जर्मनी में ही पंगा होना, ये बात जो है वो जर्मन यूनिफिकेशन के बाद सबको क्लियर हो गई थी। क्यों? क्योंकि इटली जो है वो रिलेटिवली वीक था इकोनॉमिकली, उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि इटली जो है वो ब्रिटेन से दूर है बहुत। रशिया रिलेटिवली ब्रिटेन से पास था, इसलिए रशिया ने बहुत जल्दी जो है वो इंपोर्ट कर ली टेक्नोलॉजीज और अपने आप को इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज कर लिया। और इसलिए मेनलैंड यूरोप में फ्रांस के लिए खतरा बन बैठा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ विद द इमर्जेंस ऑफ फ्रेंच एज अ विक्टोरियस पावर इन द ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे नाउ हैड एन अपर हैंड ओवर द जर्मन्स। अब ये जो मैंने आपको बताया, आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्रियल शक्ति, एक इंपीरियल शक्ति के रूप में जो है वो एस्टेब्लिश होने लगा। और सारे हमने इवेंट समझे किस तरह जो है वो यही सारी घटनाएं जो हैं वो जुड़कर आपस में वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। और फिर बाद में विश्व युद्ध छिड़ा, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया, लेकिन अंत में फ्रांस जो है वो जीतने वाली साइड था, ठीक है। और फ्रांस जीता, और अगर फ्रांस जीता तो अब फ्रांस जो है वो जर्मनी पर हावी होना फ्रांस का लाजमी था, क्योंकि ज़्यादातर युद्ध जो है वो फ्रांस की भूमि पर लड़ा गया था, बेल्जियम पर भी। लेकिन फ्रांस की बात कर रहे हैं आज हम, और फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई फ्रांस जो है वो जर्मनी से कराना चाहता था। और फ्रांस भली भांति जानता था कि जर्मनी को अब कमज़ोर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्मनी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, जर्मनी स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्रांस के लिए फिर से खतरा बनेगा। अब यहां पर मैं आपको फिर से 1815 में ले जाना चाहता हूं। मैंने आपको कांग्रेस ऑफ वियना में बताया था कि वहां पर कोशिश की गई थी कि फ्रांस फिर से स्ट्रांग ना हो जाए, है ना, क्योंकि फ्रांस स्ट्रांग हो गया था तो उसने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था अंडर नेपोलियन। इसीलिए फ्रांस की शक्ति को रिस्ट्रेन करने की कोशिश की गई थी इन द कांग्रेस ऑफ वियना। लेकिन वहां पर जर्मन कन्फेडरेशन भी बनाई गई थी। अब वही जो है वो जर्मनी के साथ भी हुआ। जर्मनी ने अपने आप को यूनिफाई किया, अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया, मॉडर्नाइज किया, स्ट्रांग बनाया, और फिर खतरा बन बैठा फ्रांस के लिए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस नहीं चाहता था कि वही साइकिल फिर से रिपीट हो, ठीक है। नाउ द फ्रेंच वांटेड टू यूज दिस सिनेरियो बाय इंश्योरिंग दैट द जर्मन्स नेवर अगेन राइज अगेंस्ट देम। सो ये चाहते हैं फ्रेंच कि जर्मन जो है वो फिर से कभी भी शक्ति में ना आ सके। Now it was this desire of containing Germany which became the prime focus of French foreign policy during the interwar years, as they had suffered in 2 German invasions in less than 50 years. एक तो फ्रैंको-प्रूशियन वॉर और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राइट। सो जर्मनी को कंटेन करने की डिजायर फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी का प्राइम फोकस बनी, क्योंकि 1871 और फिर 1914 पिछले 50 सालों के भीतर या लगभग 50 सालों में 2 बार जर्मनी इन्वेड कर चुका है फ्रांस को, और बहुत बड़े लेवल पर जो है वो फ्रांस को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें फ्रैंको प्रूशियन वॉर में तो जीत भी गया था जर्मनी, राइट। जैसे प्रूशिया का नाम आता है, लेकिन
मैंने आपको बताया ही है कि जर्मनी को यूनिफाई करने के पीछे दो बड़ी शक्तियां थी, ऑस्ट्रिया हंगरी और प्रूशिया, जिसमें प्रूशिया ने जर्मनी को यूनिफाई कर लिया, राइट, और ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं कर पाया। उसके कई सारे कारण थे, जिनमें से एक मुख्य कारण है बीइंग अ मल्टी एथनिक कंट्री, राइट, ऑस्ट्रिया हंगरी बीइंग अ मल्टी एथनिक कंट्री, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे। नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा, हाउएवर द फ्रेंच अप्रोच टू द जर्मन प्रॉब्लम वाज नॉट अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब ये जर्मन प्रॉब्लम है फ्रांस के सामने कि अब जर्मन प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि जर्मनी को फिर से रिवाइव नहीं होने देना, जर्मनी की इकोनॉमी को, जर्मनी की मिलिट्री को रिवाइव नहीं होने देना, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूज करना है हमें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एलाइज ने मिलकर जर्मनी और उसके एलाइज पर इल्जाम डाला है कि तुम्हारी वजह से युद्ध छिड़ा, तुम्हारी वजह से यह सब नुकसान हुआ, इसलिए तुम्हें रेपरेशंस देने पड़ेंगे। इस मौके का भरपूर फायदा फ्रांस उठाना चाहता था, क्योंकि अगर अब की बार जर्मनी फिर से अगर यूनिफाई होकर फिर से अगर स्ट्रांग शक्ति बनकर उभरा तो फ्रांस के लिए खतरा बन जाएगा, राइट। इट वेरिड एज पर द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इन फ्रांस एंड जर्मनी एज वेल एज द इंटरनेशनल सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। सो जर्मन प्रॉब्लम को लेकर जो भी फ्रेंच पॉलिसी थी वो बदलती रही। आज हमें वही बदलाव समझना है कि किस तरह फ्रांस या यूरोप के अंदर जो सिचुएशंस है उनकी वजह से पॉलिसीज बदली, और ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से भी क्या पॉलिसी में बदलाव आया। क्योंकि ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो फ्रेंको जर्मन जो रिलेशंस हैं उनमें आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगा, अलग अलग फेजेस नज़र आएंगे, तो आप उन फेजेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह यूरोपियन मेनलैंड यूरोप और अगर ब्रिटेन को मिला दे इनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसका क्या असर है फ्रेंको जर्मन रिलेशंस पे, और ग्लोबल जो इवेंट्स घट रहे थे उनका क्या असर है फ्रेंको जर्मन रिलेशंस पे। तो इन पॉइंट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा लास्ट दो पॉइंट है, हाउएवर द फ्रेंच अप्रोच टू द जर्मन प्रॉब्लम वाज नॉट अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। क्यों नहीं थी यूनिफॉर्म पॉलिसी? देखिए, फ्रांस ने शुरुआत में क्या रुख अपनाया था कि हमें शक्ति बरतनी है जर्मनी पर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूज करना है हमें ज्यादा से ज्यादा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट्स का यूज करना है हमें ज्यादा से ज्यादा। किस डायरेक्शन में? कि जर्मनी जो है वो एक कमजोर राष्ट्र बना रहे। लेकिन ये जो पॉलिसी है फ्रांस की, ये बदलती रही। उन बदलावों के कारण थे, इट वेरिड एज पर द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इन फ्रांस एंड जर्मनी एज वेल एज द इंटरनेशनल सिचुएशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, ठीक है। आज हमें वही समझने हैं, क्या डोमेस्टिक कंडीशंस थी, क्या इंटरनेशनल कंडीशंस थी। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग, द इंटर वॉर रिलेशंस बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग फेजेस, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच के जो इंटर वॉर रिलेशंस है उनको आप किस फेजेस में बांट सकते हैं? एफर्ट्स टू कीप जर्मन इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली वीक, जो कि सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से किया गया। उसके बाद इनिशिएटिव्स फॉर रिकंसिलिएशन, किस तरह जो है वो लोकार्नो स्पिरिट, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, राइट, रिकंसिलिएशन की कोशिश की गई थी। उसके अलावा लॉसान में कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, रिकंसिलिएशन की कोशिश हुई थी। यंग प्लान जो है वो रिकंसिलिएशन की कोशिश थी, और अंत में सॉरिंग ऑफ द रिलेशंस, फिर रिलेशंस खराब हो गए थे। सो आज का जो बेसिकली जो आज का टॉपिक है ना, ये एक पूरा का पूरा सवाल है फ्रेंको जर्मन रिलेशंस पर, और फ्रेंको जर्मन रिलेशंस पर कई डायरेक्शन से जो है वह एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। उसको वर्ल्ड वॉर 1 से भी जोड़ सकता है, उसको वर्ल्ड वॉर 2 से भी जोड़ सकता है, उसको इंटर वॉर पीरियड में भी रख सकता है, उसको जर्मनी की तरफ भी झुका सकता है, उसको फ्रांस की तरफ भी झुका सकता है, उसको ग्लोबल लेवल पर भी ला सकता है, उसका असर भारत पर क्या पड़ा ये भी पूछ सकता है। कई सारे डायरेक्शंस में सवाल को घुमाया जा सकता है, समझ रहे हैं आप। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा फैक्ट्स के पीछे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं फैक्ट्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कीजिए, फैक्ट्स अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर देखिएगा आप किसी भी सवाल को उठाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और लर्न, एक और चीज़ मैं आज डेवलप करना चाहूँगा आपके साथ, आपके अंदर। अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप भली बात ही समझते हैं कि मैं हर दूसरे तीसरे लेक्चर में एक कोई नया फंडा ले आता हूं पढ़ने का, ठीक है। सो आज का जो एक नया फंडा है पढ़ने का वो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मैंने एग्जांपल 2-3 एग्जांपल पिछले 2-3 सेशंस में दिए हैं। अब मैं उसको धीरे धीरे एलोबरेट करके पढ़ाना शुरू करूंगा। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब ये होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी है ना, इन स्टेटमेंट्स को आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, और हर स्टेटमेंट्स में जो की फ्रेजेस मैंने हाईलाइट किए होते हैं
इन की फ्रेजेस के अराउंड आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं अपने एंड से। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि नोट्स किस तरह बनाए, नोट्स बनाए सवालों की तरह, सवालों के सेंस में, राइट। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके नोट्स बनाने हैं, तो भले ही आप नोट्स बनाएं लेकिन अंत में खुद से सवाल जरूर लिख लें। मतलब उस एक टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में क्या क्या सवाल बनते हैं, उस एक टॉपिक से रिलेटेड कमीशन ने क्या क्या सवाल ऑलरेडी पूछ लिए हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। 1986 से लेकर आज तक इतिहास ऑप्शनल के सवाल उठाइए अगर आपको GS1 के लिए तैयार करना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूं। 1986 से लेकर 2020 तक के इतिहास ऑप्शनल के जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को उठाइए और देखिए एग्जामिनर किस सेंस में पूछ रहा है, और आप उनमें से नए सवाल क्या क्या निकाल सकते हैं। उन सभी सवालों को तैयार कीजिए, क्योंकि ऐसा मत मानिएगा कि जो सवाल इतिहास ऑप्शनल में पूछा जा रहा है उसे GS1 में नहीं पूछा जा सकता। मैं आपको आगे चलकर कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें एग्जैक्ट का एग्जैक्ट सवाल हो सकता है, थोड़े बहुत शब्द, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन जो सेंस है सवाल की वही एग्जैक्ट सेंस जो है वो ऑप्शनल में पूछी गई थी और GS1 में पूछ दी गई, या उल्टा भी हुआ है, GS1 में पूछी गई थी और ऑप्शनल में पूछ दी गई। ये 2013 के बाद ज्यादा हो रहा है माय फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसीलिए अगर आप, और दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉट जस्ट ओनली हिस्ट्री, राइट, ये हिस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए अगर आप GS2 IR पढ़ना चाहते हैं तो PS IR 1986 से पेपर उठा लीजिए, सारे क्वेश्चंस देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस पर और गवर्नेंस पर किस तरह के सवाल ऑप्शनल में पूछे गए हैं। उसी तरह के सवाल जो है वो GS2 में, GS3 में, GS4 तो खैर एथिक्स है, वो अलग खेल है, लेकिन GS2, GS3, GS1 में ऑप्शनल के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ो, कि GS1, GS2, GS3 करने के पीछे आपने 15-16 ऑप्शनल्स पढ़ डाले, नहीं, ऑप्शनल्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा मैं उनके क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू होइए, जरूर रहिए आप अपने सिलेबस के कंस्ट्रेंट में। आपको जो सिलेबस दिया है ना UPSC ने या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस ने, केवल वहीं से ही वो सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल की सेंस, कॉन्सेप्ट्स जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा, या तो आपका दिमाग जो है वो चार्ज हो जाएगा, राइट, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने लग जाएगा। मान लीजिए फ्रैंको जर्मन रिलेशंस पर अभी तक सवाल नहीं आया है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल में फ्रैंको जर्मन रिलेशन पर सवाल पूछे गए हैं, कई डायरेक्शन से पूछे गए हैं, सो दैट मीन्स GS1 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए GS1, GS2, GS3 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल्स में से क्वेश्चंस उठाइए, ऑप्शनल का सिलेबस मत उठाइए। वैसे सिलेबस को एटलीस्ट पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को, और वो भी 1986 या 1990 के बाद के अगर आपको जितने भी मिल जाएं, गूगल पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जहां पर वो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। मेक श्योर यू आप उन सेशंस को ढूंढें और पढ़ें, बहुत ज़रूरी है उन क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करना। मैं अपनी तरफ से इसको एक बहुत जो है वो मैं पर्सनली बहुत बेहतरीन सेंस समझता हूँ कि अगर आपको GS1 की तैयारी करनी है, मान लीजिए GS1 में भी इतिहास तैयार करना है या ज्योग्राफी को मान लेते हैं, सो 1986 के बाद के ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको और उसके अराउंड, और आप अपनी तरफ से, या अगर आपको स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन मिल जाते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस से गो थ्रू होइए, क्योंकि क्वेश्चंस में से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या होता है, एक क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट ढूंढना होता है कि क्या कॉन्सेप्ट पर पूछा गया, राइट, और वो कॉन्सेप्ट के अराउंड आपको तैयारी करनी होती है। वहां से आपको समझ आता है कि कमीशन किस स्फीयर में पूछ रहा है सवालों को, राइट। सो ये 3 फेजेस जो हैं वो रहे, और इन फेजेस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाउ एफर्ट टू कीप जर्मनी वीक। सबसे पहला फेज क्या था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, कि जर्मनी को कमजोर रखने की कोशिश की गई थी, ठीक है। नाउ दिस वाज एन ओल्ड स्ट्रेटेजी, ये एक ओल्ड स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि 1815 कांग्रेस ऑफ वियना, फ्रांस को भी कमजोर रखने की कोशिश की गई थी, तो ये पुरानी स्ट्रेटेजी थी, मेनलैंड यूरोप में काफी समय से इस्तेमाल हो रही थी, राइट। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज द फ्रेंच एम टू मोबिलाइज डिप्लोमेटिक एंड मटीरियल रिसोर्सेस इन सच अ मैनर सो एज द जर्मनी रिमेन्स वीक कंपेयर टू द फ्रांस, ठीक है। सो बेसिकली फ्रांस जो है वो अपने बिजनेस को, फ्रेंच कैपिटलिस्ट जो है वो अपने बिजनेस को फ्रांस गवर्नमेंट के माध्यम से इस तरह डिजाइन करना चाहते थे कि जो जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जर्मन जो बिजनेसमैन हैं, वो यूनाइट अपने आप को ना कर सकें, भले ही ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के जरिए उन्हें अलग अलग देशों में बांट दिया गया है, ठीक है।
So during this phase, the French aimed to mobilize diplomatic and material resources in such a manner so as the German remains weak compared to the France. Various means through which this to be done included. अब देखिए किस तरह इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वीक रखा गया जर्मनी को, उसके लिए क्या क्या जो है वो मीन्स यूज किए गए फ्रांस के द्वारा, समझते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, इंसिस्टेंस ऑन अ हार्श पीस सेटलमेंट। अब वुड्रो विल्सन ने जो 14 पॉइंट दिए थे वो इतना हार्श सेटलमेंट नहीं था ऑन जर्मनी, ठीक है। जबकि यूएस के सिटीजन्स और यूएस के सेनेट जो है वो नाराज थे जर्मनी से, जिस तरह रिट्रीट करते समय, यानी जब सैनिक जो हैं वो जर्मनी वापस जा रहे थे और बेल्जियम और फ्रांस के क्षेत्र से गुजर रहे थे, किस तरह उन्होंने वापस जाते समय तहस नहस और तबाही मचाई है। इस चीज से अमेरिकन्स भी खफा थे, फ्रेंच तो खफा थे ही, बेल्जियन भी खफा थे, राइट। सो फ्रांस बेसिकली क्या चाहता था कि हार्श से हार्श ट्रीटी की जाए जर्मनी के साथ, ताकि जर्मनी जो है वो अगले लगभग 60-70 सालों तक, 100 सालों तक इकोनॉमिकली रिकवर ना कर सके, ठीक है। वहीं ब्रिटेन और यूएस का मैंने आपको, यूके और यूएस का इंटेंशन मैंने आपको क्लियर समझाया था कि वो चाहते थे कि जर्मनी इकोनॉमिकली रिकवर कर जाए, कुछ समय बाद रिकवर कर जाए, ताकि उनके लिए मार्केट खुल जाए, बोथ यूके और यूएस के लिए, ठीक है। सो दैट मीन्स जब ट्रीटी करने की बारी आई तो वुड्रो विल्सन के उन 14 पॉइंट्स में, जिसमें ऑल राउंड डिसआर्मामेंट की बात की गई थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के क्लॉजेज में केवल जर्मनी को डिसआर्म किया गया, राइट। पूरी तरह डिसआर्म नहीं किया गया, लेकिन नेग्लिजिबल कर दिया गया। 1 लाख की सेना के साथ जर्मनी अपने देश को प्रोटेक्ट करे, अपने देश के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको भी कंट्रोल करे, तो बहुत मुश्किल था, राइट। उसके अलावा बहुत सारे जो है वो रिस्ट्रेंट्स लगाए गए, तो वो मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वर्सली समझा दी है ऑलरेडी पहले, है ना। आज हमें कॉन्सेप्ट समझना है केवल। सो सबसे पहली चीज क्या है, इंसिस्टेंस ऑन अ हार्श पीस सेटलमेंट। अब फ्रांस जो है वो बार बार बोलता रहा यूके को, क्योंकि यूके फ्रांस को बोलता रहा कि थोड़ा लीनियंट करते हैं, यूएस भी फ्रांस को बोलता रहा कि थोड़ा लीनियंट ट्रीटी करते हैं, लेकिन फ्रांस अपनी बात पर अड़ा रहा। अब फ्रांस जो है वो जीतने वाली शक्ति में था, प्लस फ्रांस के साथ सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान भी फ्रांस को हुआ था, तो फ्रांस की बात थोड़ी ऊपर रखी गई और हार्श ट्रीटी ही की गई जर्मनी के साथ, एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी की गई वर्सेलिज में, राइट। नाउ एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज, राइट। At the Paris Peace Conference, the French insisted on a harsh settlement, which included curtailing the total strength of German army to be always under 100,000 men, significantly reduce its armaments, demilitarization of the German Rhineland to a distance of 50 kilometers east of the river, and France to get exclusive rights over the area known as the Saar for 15 years. सो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में ये कुछ पॉइंट जो हैं वो जर्मनी के ऊपर रखे गए कि पहली चीज तो 1 लाख से ज्यादा सोल्जर नहीं रख सकते आप। दूसरी चीज, आपको अपने सैनिकों की संख्या तो कम करनी है, लेकिन हथियारों की संख्या भी कम करनी है, ठीक है। तीसरी चीज, जो राइनलैंड है उस पर आप मिलिट्री नहीं ला सकते, राइनलैंड पर केवल फ्रेंच मिलिट्री लाएगी, और राइनलैंड में ही, राइनलैंड है जो राइन रिवर के आसपास का एरिया है, राइट, उसके जर्मनी की तरफ यानी ईस्ट साइड जो है वो 50 किलोमीटर तक आप जो है वो अपनी सेना को नहीं ला सकते। और यहाँ पर जो सार नाम का रीजन है उस पर 15 साल तक वहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खासतौर पर जो कोल माइंस है, उस पर कंट्रोल जो है वो किसका रहेगा, फ्रांस का रहेगा, ठीक है। सो इस तरह की ह्यूमिलिएशन जो है वो थोपी गई किस पर, जर्मनी पर। नेक्स्ट चीज, मोस्ट ऑफ द अबव डिमांड्स वर इंक्लूडेड इन ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। मोर ओवर अंडर द ट्रीटी द फ्रेंच गॉट अश्योरेंस ऑफ हेल्प फ्रॉम बोथ ब्रिटेन एंड यूएसए इफ जर्मनी अटैक्ड अगेन। यहीं पर ही साथ में फ्रांस ने यूएसए और यूके से लिखवा लिया कि आप हमारी मदद करेंगे अगर जर्मनी फिर से अटैक करता है तो ये भी जर्मनी पर प्रेशर है, क्योंकि जर्मनी ऑब्वियसली फ्रांस को बांध कर रखने का काम 1815 में क्यों किया गया था, और फ्रांस को जो है वो जितना फ्रांस का एरिया है वो वापस क्यों कर दिया गया, क्योंकि ताकि फ्रांस जो है वो रिटालिएट ना करे। सिमिलरली जर्मनी रिटालिएट ना करे, इसीलिए जर्मनी को वापस कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जर्मनी पर प्रेशर डाला गया, इकोनॉमिकली वीक किया गया, और फ्रांस ने अपने जो है वो साथी यूके और यूएस से लिखवा लिया कि आप लोग जो है वो बाध्य हो जाएंगे हमारी मदद करने में अगर जर्मनी हम पर फिर से अटैक करता है तो, ठीक है।
आगे देखते हैं। द फ्रेंच वर वेरी सेटिस्फाइड विद दीज डेवलपमेंट्स एंड फेल्ट दैट जर्मन थ्रेट हैज बीन परमानेंटली न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, फ्रेंच को ये लगा कि अब जर्मनी कहाँ उभर पाएगा। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन था वो पोलैंड चेकोस्लोवाकिया को चला गया। ठीक है, राइन रिवर के आसपास का जो इंडस्ट्रियल रीजन था उस पर उनकी मिलिट्री का कोई कंट्रोल नहीं है और मैक्सिमम फ्रेंच ट्रूप्स वहाँ पर है, तो वहाँ से मुनाफा हमें ही आ रहा है। सार वाले रीजन से ज़्यादा जहाँ कोल माइंस हैं उन कोल माइंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं 15 सालों तक। सो दैट मीन्स जर्मनी जो है वो अब रिकवर नहीं कर सकता। 100,000 उसके पास सैनिक हैं, यानी 1 लाख उसके पास केवल सैनिक हैं। ठीक है, तो जर्मनी रिकवर नहीं कर सकेगा। हाउएवर soon it became evident that this approach is not sustainable, as after the war America followed a policy of isolation. Consequently they rejected the entire peace settlement March 1920 and abandoned their guarantees of assistance. The British also used this as an excuse to cancel their promises and the French vulnerability increased once again. देखिए, फ्रांस बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमने जर्मनी की मैक्सिमम जो है वो उससे अथॉरिटी तो छीन ही ली है। ठीक है, और उसके जितने भी प्रोड्यूसिंग रीजन है उसको हमने बांट दिया। और हमारी साइड फ्रांस इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी साइड यूके और यूएस भी हैं कि अगर जर्मनी रिटेलिएट भी करता है तो हम उनको सप्रेस कर ही देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से पीछे हट गया। इनफैक्ट अमेरिका ने रेटिफाई ही नहीं करी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता ही नहीं था। जब मैं अमेरिका बोलता हूं तो मैं यूएस का जिक्र कर रहा हूं, राइट? क्योंकि यूएस चाहता ही नहीं था कि जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली इतना वीक हो जाए। यूएस चाहता था कि जर्मनी इकोनॉमिकली रिकवर करे ताकि उनके लिए वो मार्केट बने। मैंने बोला ना कि दोनों हाथों में लड्डू चाहता है, यूएस भी और यूके भी। इसीलिए यूके ने भी अपना जो है वो भले ही वो लीग ऑफ नेशंस का मतलब साथी रहा और भले ही ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को रेटिफाई किया, लेकिन फ्रांस से थोड़ी यूके ने अपनी दूरी बनाई और जर्मनी को इंडस्ट्रियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू करी ताकि जर्मनी रिकवर कर सके। सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि जर्मनी को इकोनॉमिकली वीक करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप था हार्श ट्रीटीज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मन्स शुड पे रेपरेशंस। अब जर्मनी को इकोनॉमिकली वीक रखने का पहला तो था कि जर्मनी की मिलिट्री को कम किया और उसके इंडस्ट्रियल रीजन्स को छीना उससे। अब दूसरा है जर्मनी पर थोप दिया जाए जो युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का जिम्मा या भरपाई का चार्जेस जो है वो जर्मनी पर थोप दिए जाए, यानी कि वार रिपरेशंस अब जर्मनी को देने पड़ेंगे। नाउ अनदर वे ऑफ कीपिंग जर्मनी वीक was by demanding that it should pay full war reparations. Full war reparations देने ही पड़ेंगे, which was aimed to keep the German economy constrained and hence make it a weak military power. Moreover, during the retreat, the German forces had severely damaged many industrial areas of France. Agreeing with the French proposition, the Allies decided that Germany must pay 6,600 million pounds for reparations over a period of 66 years. देखिए, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि 6600 मिलियन पाउंड देने की बात हुई थी। 66 सालों में 6600 मिलियन पाउंड देने हैं। दैट मीन्स हर साल में 100 मिलियन पाउंड देना। जर्मनी से उसके मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन्स छीन लिए गए थे। जर्मनी से उसकी मुख्य जो है वो कोल माइंस छीन ली गई थी। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी से जो है वो रिलेशंस नहीं बनाने को कहा गया था, खासकर ऑस्ट्रिया के साथ। सो जर्मनी अभी कहां से रिकवर करता? बिल्कुल रिकवरी के कंडीशन में था ही नहीं जर्मनी। और अगर जर्मनी रिकवरी के कंडीशन में नहीं है तो ये फायदा, इससे फायदा किसको है? इससे फायदा फ्रांस को है, क्योंकि अगर जर्मनी रिकवर नहीं कर पाएगा तो कमजोर शक्ति रहेगा, फ्रांस के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि रिट्रीट के समय यानी युद्ध से जब वापस जा रही थी जर्मन सेनाएं तो उन्होंने फ्रेंच और बेल्जियन इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउएवर फाइनेंशियल ट्रबल्स इन जर्मनी सून कॉज द गवर्नमेंट टू फॉल बिहाइंड विद इट्स पेमेंट्स। द सिचुएशन फर्दर डिटीरियोरेटेड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड अल्टीमेटली जर्मनी वाज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम पेइंग द रेपरेशंस। देखिए, 6600 मिलियन पाउंड देने की बात हुई थी, लेकिन वो जर्मनी नहीं दे पा रहा था। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया। फिर जो डेवस प्लान था उसके तहत ये बोला गया था कि क्योंकि जर्मनी ने धमकी दे दी थी कि हम
हो सकता है कि ना दे, वार्निंग दे रहे हैं हम, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं दी जा रही है। और जर्मनी जो है वो एक साइड रशिया से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर यूएस कूद पड़ा, डेवस आ गए। डेवस ने क्या बोला कि जर्मनी तुम एक काम करो, तुम्हें नहीं कह रहा कोई कि तुम 100 मिलियन पाउंड एक साल में दो, जितना तुम चुका सको उतना चुका दो। जर्मनी मान गया। कुछ समय तक जर्मन और रशियन रिलेशन नहीं बने। फिर इवेंचुअली 29 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया, जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि यूएस की वजह से यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तो हम पेमेंट कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहां पर यंग प्लान के तहत जो है वो 6600 मिलियन पाउंड को 2000 मिलियन पाउंड कर दिया गया। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद लॉसेन जो कॉन्फ्रेंस हुई है 32 की, 1932 की, वहां पर तो बचे खुचे रेपरेशंस माफ ही कर दिए गए थे जर्मनी के कि रहने दो, तुम दो ही मत। क्यों? क्योंकि जर्मनी भी एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा था, इसलिए जर्मनी के साथ रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी था। और रशिया भी एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा था, इसलिए जर्मनी और रशिया कहीं एक साथ ना जुड़ जाए। यूके, यूएस और फ्रांस को यह खतरा था कि जर्मनी, रशिया और इटली एक साथ ना जुड़ जाए, इसलिए जर्मनी को अपने साथ जोड़कर रखना है। इसलिए लॉसेन की कॉन्फ्रेंस में थोड़ा क्या, जो बचा खुचा, जो जितना भी बचे थे रेपरेशंस, वो माफ कर दिए गए। ठीक है, सो पहले तो जर्मनी के ऊपर थोपे गए कि तुम्हें भरने ही है वॉर रेपरेशंस, लेकिन धीरे धीरे जर्मनी ने अपने आप को जब वीजल आउट किया सिचुएशन से, तो अब कंसीलिएटरी पॉलिसी अपनाई गई। जब कंसीलिएटरी पॉलिसी भी फेल हो गई, तो फिर दूसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है वो एस्केलेट होने लगी सिचुएशन। सो आई होप ये पैटर्न आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई ही। द सिचुएशन, लास्ट पॉइंट देखिएगा, द सिचुएशन फर्दर डिटेरियोरेटेड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड अल्टीमेटली द जर्मनी was absolved from paying reparations, Lausanne Conference 1932. नेक्स्ट देखिएगा, attempts to force the Germans to pay. सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, फिर उसके बाद रेपरेशंस की बात आई। अब तीसरा जो है वो रेपरेशंस जब नहीं कर पा रहा था जर्मनी, तब जोर जबरदस्ती की गई जर्मनी के साथ। देखिएगा क्या जोर जबरदस्ती की गई। From the Treaty of Versailles in 1921 when reparation clause was formally announced. ठीक है, रेपरेशन क्लॉज जो है, देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सलीज तो भले ही पहले साइन की गई हो, लेकिन जो रेपरेशन क्लॉज है वो 1921 में अनाउंस किए गए, ध्यान रखिएगा। टू द लॉसेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1932 वेयर द जर्मन्स वर एब्सॉल्व्ड ऑफ द रेपरेशंस। ठीक है, जहां पर क्या किया गया, जर्मन्स को एब्सॉल्व कर दिया गया कि तुम्हें अब पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसिलिएशन करना जरूरी था जर्मनी के साथ। द फ्रेंच ट्राइड मेनी वेज टू फोर्स द जर्मन्स टू पे देम। सो 1921 जब रेपरेशंस डाले गए, तो रेपरेशंस जब डाले गए जर्मनी पर, तो जर्मनी पे करने की कंडीशन में नहीं था। हो सकता है कि 1 या 2 पेमेंट दी गई हो, उसके बाद देने की हालत ना रही हो। सो जब जर्मनी नहीं दे पा रहा था, तो फ्रांस ने कोशिश करी कि जबरदस्ती दिलवाया जाए। फिर जर्मनी ने जब हाथ खड़े कर दिए, तो यूएस को इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, तो कम कर दी गई रेपरेशंस की कीमत। और फिर 32 में जब जर्मनी एक बड़ी नाजी पार्टी के अंडर, जर्मनी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा, उस साइड रशिया और इटली भी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो कंसीलिएटरी पॉलिसी के तहत रेपरेशंस को माफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो नाजी जर्मनी है, जो नाजी पार्टी है और उसका जो लीडर है हिटलर, वो यही कह रहा था कि हम पर थोपे गए हैं ये, राइट, हम पे ये सभी जो है वो रेपरेशंस थोपे गए हैं। सारी गलती जर्मनी की नहीं थी, गलती रशिया की भी थी, गलती ऑस्ट्रिया हंगरी की भी थी, गलती सर्बिया की भी थी, गलती फ्रांस की भी थी, गलती यूएस की भी थी, सबकी गलतियां थी, राइट। सो अकेला जर्मनी ही क्यों पे करे। सो ऐसे में हड़बड़ाहट में लॉसेन कॉन्फ्रेंस में माफ कर दी गई थी रेपरेशंस। लेकिन जर्मनी कह रहा था हमें माफी नहीं चाहिए, हमसे जो आपने छीना है अभी तक वो हमें वापस चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। तो यहां पर एस्केलेट होती गई थी सिचुएशन, राइट। सो वो हिटलर के क्या पॉइंट्स थे, वो हिटलर के पॉइंट्स भी आगे हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे ये ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहां पर ये पहले का है, राइट। 1921 के बाद जब जर्मनी पर थोपी गई थी रेपरेशंस और जर्मनी जब नहीं पे कर पाया था, तो इमीडिएट रिएक्शन फ्रांस की तरफ से क्या था वो देखना है हमें, ठीक है। पहला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज इन 1921 व्हेन द रेपरेशन क्लॉज वाज फॉर्मली अनाउंस्ड
to the Lausanne Conference of 1932, where the Germans were absolved of the reparations, the French tried many ways to force Germans to pay them. किस तरह फोर्स किया देखिए. फॉर इंस्टेंस इन जनवरी 1923 फ्रेंच एंड बेल्जियन ट्रूप्स ऑक्यूपाइड रूर. अब रूर मैंने आपको बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन था, एन इंपॉर्टेंट जर्मन इंडस्ट्रियल एरिया. देन द जर्मन्स फेल टू पे रिक्वायर्ड, व्हेन द जर्मन्स फेल टू पे रिक्वायर्ड अमाउंट. जब जर्मन्स जो है वो अपनी पेमेंट पर डिफॉल्ट करने लगे, पेमेंट जो है वो अपनी किश्तें जो है वो स्किप करने लगे जब, तो फ्रेंच और बेल्जियन ट्रूप्स ने रूर वाला एरिया जो है वो कंट्रोल कर लिया, ताकि वहां से निकलने वाला जितना भी रेवेन्यू है वो सब फ्रांस और बेल्जियम को जाए. ठीक है, तो ये फोर्सफुली रेपरेशंस निकलवाने का तरीका था किसका? फ्रांस का. जर्मनी रिप्लाइड विद पैसिव रेजिस्टेंस, स्ट्राइक्स और सैबोटेजेस. राइट, जर्मनी ने क्या किया? पैसिव रेजिस्टेंस करना शुरू किया, हड़तालें करनी शुरू कर दी. ऑब्वियसली वही करेंगे वो. और अगर जर्मन जो मिल ओनर्स हैं, मिल वर्कर्स हैं, उन्होंने हड़तालें करनी शुरू कर दी और फ्रेंच ट्रूप्स जो हैं वो रूर के शहर में घूम रहे हैं खुले, तो वहाँ पर दंगे जो हैं वो होना ही है, टकराव होना है और उससे आम जनता की मृत्यु हुई. बिल्कुल देखिएगा. अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बिटवीन ग्रुप्स एंड सिविलियंस, ट्रूप्स एंड सिविलियंस रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ ओवर 100 पीपल. तो सैनिकों और आम जनता के बीच में झड़पें हुई जिसमें 100 लोगों के अराउंड मर गए. द इंसिडेंट वॉज क्रिटिसाइड बाय ब्रिटिश एंड जर्मनी गेंड सिंपथाइजर्स. अब ऐसे में ब्रिटेन बैठा है, ब्रिटेन को जर्मनी से रिलेशन ठीक करने, क्योंकि जर्मनी इवेंचुअली अपनी इकॉनमी को रिकवर तो करेगा ही, और जैसे ही इकॉनमी रिकवर करेगा, सो ब्रिटेन नहीं चाहता कि जर्मनी उन पर इल्ज़ाम लगाए. ब्रिटेन के लिए तो यही फायदेमंद रहेगा ना कि जर्मनी केवल फ्रांस पर इल्ज़ाम लगाए. इसीलिए ब्रिटेन जो है वो सिंपथी अपनी दिखाने लगा, और ये जो इंसिडेंट हुआ रूअर में, इससे जो है वो जर्मनी को ब्रिटेन की सिंपथी मिल गई. खैर, इसको इस्तेमाल किया था. राइट, ब्रिटेन का अपना अलग पॉलिटिकल एजेंडा है, उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए. वो फ्रांस के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, जर्मनी के साथ भी, ताकि फ्रांस में भी एक्सपोर्ट चलता रहे उनका, जर्मनी में भी चलता रहे, कहीं ना रुके. मैंने बोला ना, मर्केंटाइल इकॉनमी, मिनिमम इंपोर्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट. और मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन की तरफ से मेनली कहाँ होगा? सबसे पहले कहाँ होगा? मेनली तो छोड़िए, सबसे पहले होगा मेनलैंड यूरोप में. अब मेनलैंड यूरोप में अगर एक ऐसा फैक्शन रहेगा देशों का जिसके साथ ब्रिटेन के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो बेसिकली घाटा है ना ब्रिटेन के लिए. तो ब्रिटेन ने रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, जर्मनी के साथ भी, बेल्जियम डेनमार्क के साथ भी, नीदरलैंड के साथ तो है ही, और फ्रांस के साथ भी. सो ये जितना भी बॉर्डर पर लगने वाला देश है, ठीक है, इंग्लिश चैनल और बाल्टिक सी और नॉर्थ सी का, इन सब के साथ ब्रिटेन के अच्छे रिलेशन है, ताकि सभी के पोर्ट्स पे ब्रिटेन जो है वो अपना एक्सपोर्ट डंप करता रहे. तो ये ब्रिटेन दोनों हाथों में लड्डू चाहता है. ठीक है, सो यहाँ पर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस तरह जर्मनी पर फोर्सफुली रेपरेशंस पे करने का प्रेशर जो है वो डाला गया. जब जर्मनी ने पेमेंट्स करने में देरी करी, तो रूर वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया एज अ सिंबल कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको हम जो है वो मिलिट्री शक्ति, मतलब मिलिट्री की शक्ति के तहत जो है वो आपसे हम वसूली करेंगे, यानी गुंडागर्दी से वसूल करेंगे. और आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास केवल 1 लाख सैनिक हैं. और अगर आप सैनिक इकट्ठा करके रशिया के साथ जुड़कर जवाब भी देते हैं, तो रशिया, ब्रिटेन, इनकी आपस में पुरानी ट्रीटी है. तो ब्रिटेन रशिया को इतने हथियार, इतने इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि रशिया जो है वो जर्मनी का साथ नहीं देगा. क्यों? क्योंकि रशिया को अभी ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया है कौन? लेनिन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया है, उसके तहत वो कुछ हिस्सा जो है वो कैपिटलिज्म का अपना रहा है. और वो हिस्सा कहाँ से मिल रहा है उसे? ब्रिटेन से. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वहाँ से मिल रही है, रिसोर्सेज वहाँ से मिल रहे हैं. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटेन, और एलाइज तो हैं ही, तो जर्मनी का साथ रशिया अभी देने की कंडीशन में नहीं है. लेकिन फिर भी एक थ्रेट तो है ही, क्योंकि धीरे धीरे रशिया की इकॉनमी रिकवर हो गई और रशिया जो है वो एक फुल फ्लेज कम्युनिस्ट देश बन गया. उसके बाद रशिया का प्लान ये था कि हम बाकियों को भी कम्युनिस्ट बनाएंगे, और ये जो रशिया का प्लान है ये कैपिटलिस्ट लोगों के लिए खतरा है. और अगर अब जर्मनी रशिया के साथ जुड़ जाता है और जर्मनी भी एक कम्युनिस्ट देश बन जाता है, तो मेनलैंड यूरोप में फ्रांस के लिए सबसे पहला खतरा है वो, या फ्रांस के कैपिटलिस्ट के लिए. तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग से भरा हुआ, काफ़ी जो है वो उलझा हुआ जाल है, जिसे आपको धीरे धीरे सुलझाना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ अ नेटवर्क ऑफ अलायंसेस एंड अ स्ट्रॉन्ग लीग. देखिए, अब जर्मनी को इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया गया. कैसे?
वॉर ऑपरेशंस डाल दिए गए, सेना कमजोर कर दी गई, इंडस्ट्रियल रीजन छीन लिए गए, नेचुरल रिसोर्सेज छीन लिए गए। तो अब सेना भी जर्मनी को चाहिए, इंडस्ट्रीज भी जर्मनी को चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज भी जर्मनी को चाहिए, अगर जर्मनी को फिर से अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है। तो ये सारी चीजें जर्मनी कहां से एक्वायर करेगा? अपने इमीडिएट पड़ोसियों से। दैट मीन्स पोलैंड, जिसमें जर्मन भाषा बोलने वाले लोग गए हैं, इनफैक्ट जर्मनी से ही लोग वहां पर कट कर गए हैं, तो उनके पुराने रिलेशन हैं, वहां से रिलेशन दुरुस्त करने की कोशिश करेगा जर्मनी अब। चेकोस्लोवाकिया के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, डेनमार्क के साथ, इन सब के साथ जो है वो रिलेशंस फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करेगा जर्मनी। लेकिन यहाँ पर गेम में आ जाता है फ्रांस। फ्रांस कोशिश करता है कि फ्रांस के रिलेशंस बेटर हो जाएं पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमेनिया के साथ, ताकि जर्मनी इन सब से मदद ना ले सके। ठीक है। सो बिसाइड्स मेकिंग जर्मन्स फाइनेंशियली एंड मिलिटरली वीक, अनदर फ्रेंच अप्रोच टू जर्मन प्रॉब्लम मैंने बोला ना, जर्मन प्रॉब्लम क्या है कि जर्मनी को मजबूत नहीं होने देना है। ठीक है, तो इसको जर्मन प्रॉब्लम कहा गया है। कंसिस्टेड ऑफ बिल्डिंग अप अ नेटवर्क ऑफ अलायंस, फर्स्ट विद पोलैंड 1921, लेटर विद चेकोस्लोवाकिया 1924, रोमानिया 1926, यूगोस्लाविया 1927। और ऑस्ट्रिया हंगरी से तो मना ही कर दिया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में बोला गया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी से तो आप रिलेशन बना नहीं सकते। तो उसके अलावा और जितने भी जर्मन पॉपुलेशन थी, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया में, उसके अलावा यूगोस्लाविया के साथ जो रिलेशन अच्छा बना सकता है सेंट्रल यूरोप वाले रीजन में, कौन? जर्मनी। सबसे जो है वो फ्रांस ने ट्रीटीज कर ली ताकि वो जर्मनी की मदद ना करें, ताकि जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली अपने आप को रिवाइव ना कर सके। नाउ दिस अलायंस नोन एज लिटिल एंटॉन्ट, इस अलायंस को क्या कहा गया? लिटिल एंटॉन्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में? फ्रांस एंड पोलैंड, फ्रांस एंड चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस एंड रोमेनिया, फ्रांस एंड यूगोस्लाविया। ठीक है। This alliance, known as Little Entente, was envisioned to increase the collective security of France and encircle the Germany with pro-French countries. अब आप उस समय का जो मैंने मैप आपको दिखाया है, जस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का जो मैप मैंने आपको बताया, जर्मनी के साइड में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी, नीचे यूगोस्लाविया, इधर फ्रांस। सो जर्मनी के आसपास ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रो फ्रांस देश हो जाएंगे। अगर ये सभी प्रो फ्रांस देश हो जाते हैं तो जर्मनी एक्सपेंड किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकेगा, पॉलिटिकली नहीं, लेकिन इकोनॉमिकली भी एक्सपेंड नहीं कर सकेगा, और इकोनॉमिकली मदद भी नहीं ले सकेगा किसी से भी। और पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को अपने साथ जोड़ने का फायदा फ्रांस का ये भी है कि जर्मनी को रोक दिया जाए कि वो रशिया से भी मदद ना ले सके, ठीक है, या रशिया की भी मदद ना कर सके, इनकेस अगर जर्मनी पहले इकोनॉमिकली रिवाइव हो जाता है तो। ठीक है। This alliance, known as the Little Entente, was envisioned to increase the collective security of France and encircle the Germany with pro-French countries. But the alliance had limited utility as the countries involved were comparatively weak. ठीक है। अब देखिए, ये अलायंस तो बनाया फ्रांस ने, लेकिन इसका कुछ फायदा था? पोलैंड में तो शायद जो है वो पोलैंड तो शायद एक बड़ी शक्ति के रूप में निकल भी सकता था फ्रांस की मदद करने के लिए, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज और नेचुरल रिसोर्सेज थे। लेकिन चेकोस्लोवाकिया अभी रिकवर कर रहा था, यूगोस्लाविया तो अभी रिकवर बहुत पीछे था, यूगोस्लाविया तो रिलेटिवली। ठीक है। तो ये जो अलायंस है ये कमजोर था, लेकिन था अलायंस। ठीक है। अनदर मोड ऑफ इंश्योरिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी वाज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लीग ऑफ नेशंस। दूसरा कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो कहां से आ रही है? स्ट्रॉन्ग लीग ऑफ नेशन से। द फ्रेंच वर्कड in the direction so that any future aggression from Germans could be prevented. However, the League failed in this objective. Best we can say that the active policy of containment by keeping Germany weak was only a limited success. Gradually, France realized this and thus changed its policy towards the path of reconciliation. ठीक है। ये जो जर्मनी को इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश जो फ्रांस के द्वारा की गई, ये बैकफायर किया फ्रांस पर। क्यों? क्योंकि पहले तो जर्मनी पेमेंट नहीं दे पाया, और जर्मनी को इकोनॉमिकली कमजोर रखने का सपोर्ट जो है वो फ्रांस का नहीं कर रहे थे यूके और यूएस चाहते थे कि जर्मनी इकोनॉमिकली रिवाइव हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि उनके लिए मार्केट खुल जाए वहां पे। ठीक है। इसीलिए डेवस प्लान के तहत मैंने आपको बताया था यूएस ने उधार भी दिया था जर्मनी को। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब नाजी पार्टी डेवलप होती गई, खैर नाजी पार्टी से पहले
डिप्रेशन ले आते हैं, राइट। जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन आया उसमें जर्मनी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि यूएस की वजह से तुम्हारी जो कैपिटलिस्ट, जर्मनी ने कहा कि तुम्हारी जो कैपिटलिस्ट जो जितनी भी पॉलिसीज रही हैं इसकी वजह से जर्मनी झेल रहा है। और फिर धीरे धीरे नाजी पार्टी जो डेवलप हुई उसने तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया वर्ल्ड वॉर का। उसने तो इल्ज़ाम ही एलाइज पर डाल दिया कि जर्मनी का तो बहुत कम दोष था और जर्मनी को तुमने स्केपगोट किया है, हमें अब बदला चाहिए, हम नहीं देंगे तुम्हें रेपरेशंस। अब इस चीज़ को स्पिन करने की कोशिश अलाइज ने या खासतौर पर फ्रांस ने किस तरह की कि लॉसेन की कॉन्फ्रेंस में रेपरेशंस माफ़ करने की बात कर दी कि रेपरेशंस माफ़ कर देते हैं। 29 के डिप्रेशन के समय जो जर्मनी ने विरोध किया, उस समय जर्मनी ने जो है वो सीधा रुख दिखाया था कि हम रशिया से हाथ मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी की जो रेपरेशंस है उसकी कीमत 6600 मिलियन पाउंड से घटाकर 2000 मिलियन पाउंड की गई। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन की पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा फ्रांस को। क्योंकि जर्मनी को जो कंस्ट्रेंट करने की कोशिश की जा रही थी उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर छुपे थे, लेकिन कंस्ट्रेंट करने की वजह से समस्याएं भी बढ़ रही थी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ना सिस्टम। यूएस और यूके थे तो दिखने में फ्रांस के साथ, लेकिन वो चाहते थे जर्मनी रिकवर करे, और जर्मनी रिकवर करे इसलिए फ्रांस को बाध्य किया गया कि कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाओ, ठीक है, समझ रहे हैं। और जर्मनी की तरफ से भी थ्रेट था कि वो रशिया से हाथ मिला लेगा, इसलिए जर्मनी को कंसिलिएट करके रखना है यूके और यूएस को, ताकि वो रशिया से मिले भी ना और इकोनॉमिकली रिवाइव भी हो। इसलिए प्रेशर फ्रांस पर बढ़ता जा रहा था कि कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाई जाए। और जब नाजी पार्टी शक्ति में आने लगी तब तो हड़बड़ी में उनको लॉजेन की कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जल्दी से जल्दी रेपरेशंस हटाई दिए जाएं ताकि गुडविल में लाया जा सके किसे, जर्मनी को, ठीक है, या जर्मन लोगों को। लेकिन क्या इन सबसे फायदा हुआ? आइए देखते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इनिशिएटिव्स ऑफ रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन करने की कैसे कोशिश की गई? मैंने आपको पहला स्टेप बताया, सबसे पहला फेज था जर्मनी को इकोनॉमिकली और मिलिटरली वीक करना। उसके लिए पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, फिर वॉर रेपरेशंस डाले गए और फिर फोर्सफुली जो है वो उनको एनफोर्स करने की कोशिश की गई। इन सब से काम नहीं चला तो अब रिकंसिलिएशन करने का फेज आया, ठीक है। क्यों? मैंने आपको मल्टीपल कारण बताए। फ्रांस को यह खतरा था कि जर्मनी रशिया से हाथ मिला लेगा तो मेनलैंड में सबसे पहले उन्हें ही पीटेगा। यूके और यूएस के लिए यह जरूरी था कि जर्मनी रशिया से हाथ ना मिलाए या अन्य अलायंस ना बनाए। केवल रशिया नहीं है, इटली भी तो उभर रहा है ना, ठीक है। जर्मनी, रशिया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिर से जर्मनी और ऑटोमन तुर्क, जर्मनी और इंडिया, अगर ये जुड़ गए आपस में तो बड़ी शक्ति के रूप में उभर आएंगे, ठीक है। इंडिया का जिक्र अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखते हैं, ठीक है। नाउ इनिशिएटिव्स ऑफ रिकंसिलिएशन, पहला पॉइंट देखिएगा। बिटवीन 1925 एंड 1932 द फ्रेंच अप्रोच टू द जर्मन प्रॉब्लम वाज वन ऑफ रिकंसिलिएशन, ठीक है। 1925 से 1932 तक फ्रांस ने कोशिश करी कि रिकंसिलिएट कर लिए जाएं रिलेशंस, ठीक है, बना लिए जाएं, प्यार मोहब्बत से निपटाई जाए बात। अब which consisted of building up genuinely good relations with Germany as well as to improve relations with Britain and strengthen the league। फ्रांस को क्या चाहिए? जर्मनी से भी रिलेशन अच्छे हों और ब्रिटेन से भी, और लीग भी स्ट्रांग हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी से रिलेशन अच्छे करने के चक्कर में जर्मनी ओवर पावर कर दे फ्रांस को। और ऐसे में लीग ऑफ नेशंस को मजबूत होना जरूरी है ताकि समय पर वो जर्मनी के एग्रेशन को कंट्रोल कर सकें, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिएगा। Fortunately, the German government reciprocated these initiatives as they too believed that the best way forward for German recovery is to cooperate with Britain and France। देखिए, फ्रांस ने रिकंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाने के प्रति जो है वो थोड़ा सा रुझान दिखाया, क्योंकि यूके और यूएस का प्रेशर था लगातार। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही प्रेशर था कि जर्मनी पर हार्श जो है वो नहीं होना है आपको, ठीक है। 1925 तक आते आते ये बात फ्रांस को भी समझ आने लगी कि जर्मनी के साथ रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा ताकि मेनलैंड यूरोप में पीस बना रहे, ठीक है। और ये बात जर्मनी भी भली भांति समझता था कि अगर जल्दी से जल्दी इकोनॉमिकली रिवाइव करना है अपने आप को तो फ्रांस और ब्रिटेन से हाथ मिलाना जरूरी है, क्योंकि फ्रांस से हाथ मिलाएंगे तो थोड़ा हमें वॉर रिपरेशंस में कमी आ जाएगी, वहां से रिलीफ मिलेगा। ब्रिटेन से हाथ मिलाएंगे तो हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना और हमारे पास इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। हम इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं और हमें इकोनॉमिक गेन तो मिलेगा ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट फिर से देखिए। फॉर्चुनेटली द जर्मन गवर्नमेंट रेसिप्रोकेटेड दीज इनिशिएटिव एज दे टू बिलीव
that the best way forward for German recovery is to cooperate with Britain and France. Now this resulted in अब देखिए इसके तहत ट्रीटीज हुई और इन ट्रीटीज को हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट. नाउ दिस रिजल्टेड इन लोकार्नो ट्रीटीज, केलॉग-ब्रियांड पैक्ट. केलॉग-ब्रियांड पैक्ट में क्या किया गया था, ठीक है, कंट्रीज ने आकर साइन किया था कि हमें क्या नहीं करना, डिसआर्मामेंट करना है और युद्ध के तहत जो है वो नहीं रिजॉल्व करनी समस्याएं. उसके अलावा यंग प्लान में क्या था, 6600 मिलियन पाउंड से घटाकर 2000 मिलियन पाउंड कर दिया गया था रेपरेशंस को. एंड द कैंसलेशन ऑफ रिमेनिंग रेपरेशंस इन द लॉसेन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, सो ये सारे स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं पिछले सेशन में, राइट. सो ये रिकंसिलिएशन में डालेंगे आप इन्हें. However, this reconciliation was mainly driven by governments and top leadership of the respective countries. The nationalist feeling in the two countries kept growing, and at the social level, animosity was still very much present. देखिएगा, जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो कि इन गवर्नमेंट अधिकारियों को बैक कर रहे हैं, ठीक है, जो बड़े मर्चेंट्स हैं, उन्होंने बेसिकली इकोनॉमी को कौन चला रहा है, वही लोग तो चला रहे हैं ना, बाकी सब तो काम कर रहे हैं उनके लिए. बाकी जो आम जनता है वो भी इकोनॉमी को चला रही है ऑब्वियसली, लेकिन जो गवर्न कौन कर रहे हैं, गवर्न तो वही कर रहे हैं ना, ठीक है. सो उन्हीं लोगों ने आपस में जो है वो रिलेशन बनाए, लेकिन मौतें तो आम लोगों की हुई, रेप तो आम लोगों को किया गया, घर तो आम लोगों के तोड़े गए. दैट मीन्स फ्रेंच जनता और जर्मन जनता के बीच में आपस में खटास तो है ही, ठीक है. तो भले ही फ्रेंच और जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और पॉलिटिकल नेताओं ने आपस में रिलेशन ठीक कर लिए हों, लेकिन जनता में भड़क अभी भी थी. उस जनता की भड़क का इस्तेमाल किया नाजी पार्टी ने. आगे मैं आपको बताऊंगा उस जनता के अंदर जो रोष है, उस रोष का किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया है एडोल्फ हिटलर ने या नाजी पार्टी ने, इन ऑल, राइट. नेक्स्ट देखिएगा. However, this reconciliation was mainly driven by governments and top leadership of the respective countries, कौन फ्रांस और जर्मनी mainly, और ब्रिटेन भी. The nationalist feelings in the two countries kept growing and the social level animosity was still very much present. अब देखिए, जब ये युद्ध छिड़ा 1980 के बाद, जो ये युद्ध की कंडीशंस बनी, वो युद्ध की कंडीशंस बनी जो लीडिंग लीडर्स हैं उनकी वजह से, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी वजह से. आम लोगों का पहले भी कोई दंगा नहीं था, लेकिन जब युद्ध छिड़ा तो आम लोग लड़े आपस में, तो आम लोगों ने एक दूसरे को हानि पहुंचाई, तो आम लोगों के अंदर दुश्मनी की भावना आई. अब वो जो दुश्मनी की भावना है आम लोगों के अंदर, उसका किस तरह ये लीडर लोग इस्तेमाल करते हैं, यही पॉलिटिक्स कहलाता है. ठीक है, ये पॉलिटिक्स कहने का मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न डे पॉलिटिक्स का, और पुरानी पॉलिटिक्स का भी रहा है. ठीक है, सो आम लोगों के मन में तो भड़कती ही, खासकर फ्रेंच लोगों के और बेल्जियम लोगों के मन में. क्यों? क्योंकि उनकी भूमि पर ज़्यादा अटैक हुए हैं, उनके लोगों को ज़्यादा, उनकी औरतों को ज़्यादा रेप किया गया है, उनके घरों को ज़्यादा तोड़ा गया था, क्योंकि जर्मनी की भूमि पर तो युद्ध हुआ ही नहीं है ज़्यादा. ठीक है, सो सोशल एनिमोसिटी है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मन लोग नहीं भड़के हुए थे. जर्मन सैनिक भी तो मरे हैं, और उसके बाद जो रेपरेशंस डाले गए हैं जर्मन्स के ऊपर, अल्टीमेटली असर तो जर्मन आम जनता पर ही पड़ा है. तो जो नाजी पार्टी बाद में उभरी, उन्होंने कहा कि ये जो एग्जिस्टिंग, जो पुरानी सरकार, मतलब नाजी पार्टी से पहले की जो वाइमार सरकार थी, इनकी जो पॉलिसीज थी, उससे पहले जो एरिस्टोक्रेसी थी, उनकी जो पॉलिसी थी, उसके तहत आम जनता ही पिस रही थी. वर्ल्ड वॉर में आम जनता का कोई लेना देना नहीं था, हमें घसीटा गया. क्या लगता है आपको, क्या आम जनता का कुछ वहाँ पर था? क्या आम जनता ने फैसले लिए थे वर्ल्ड वॉर के लिए? उनको तो घसीटा गया था, उनको तो मोटिवेट किया गया था कि आपको लड़ना है अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अदरवाइज ये लोग आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके साथ. तो ये सब ना आज भी यूज़ हो रही है, ये सब पॉलिटिकल ट्रिक्स. आम जनता को भड़काया जाता है बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, ताकि उनके अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल उल्लू सीधे रहें. और जनता जो है वो मास मैनिपुलेशन के काम आती है, क्योंकि अंत में लड़ेगा तो गरीब का ही बच्चा. ठीक है, खून तो उन्हीं का ही बहेगा. खैर, ये पॉइंट्स आगे हम समझेंगे. आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज, सॉरिंग ऑफ द रिलेशंस, यानी अब रिलेशंस में खटास किस तरह आई. ठीक है, सबसे पहले जर्मनी को दबाने की कोशिश, फिर रिकंसिलिएशन की कोशिश, और अब खटास किस तरह आई देखते हैं.
रिलेशंस खराब कैसे हुए? नाउ बाय द स्टार्ट ऑफ 1930s द लोकार्नो स्पिरिट वाज डाइंग आउट एंड पाथ ऑफ रिकंसिलिएशन वाज अंडर ग्रेट स्ट्रेन। ठीक है, 1925 के बाद जो लोकार्नो स्पिरिट आई है उससे जो रिलेशंस ठीक हुए हैं वो धीरे धीरे खराब होते गए, खास तौर पर 1929 के डिप्रेशन के बाद। क्यों? क्योंकि जो 1925 के बाद 1929 के बीच में जो इकोनॉमिक रिकवरी सभी ने करी थी यूरोप में, वो तुरंत सबके जो हैं वो होश से उड़ गए, इकोनॉमिक होश। ठीक है, वो 1929 की जो डिप्रेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह रातों रात जो है वो इकोनॉमी पलट गई थी। नाउ द मेन कॉजेज वर, देखिए मेन कॉजेज क्या हैं। द डेथ ऑफ स्ट्रेसमैन in October 1929 removed one of the most important drivers of the Locarno spirit. So स्ट्रेसमैन की मृत्यु हुई, इससे लोकार्नो स्पिरिट जो है वो टूट गई, जर्मनी में एटलीस्ट। द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड हार्डशिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये स्ट्रेसमैन की डेथ मैंने आपको बोला ना, इस पे सस्पिशन डल गया था कि किसने मारा, ये नेचुरली मरा है या मारा गया है स्पाइस द्वारा। ठीक है, तो एक अंदर अंदर जो है वो जनता को नहीं बताया गया। कुछ अखबारों ने इस चीज को डॉक्यूमेंट भी किया था कि क्या स्ट्रेसमैन की हत्या है या मृत्यु है, राइट। तो वहां पर रिलेशंस खटास हुए और लोकार्नो स्पिरिट जो है वो टूट गई। और 29 का जो द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड हार्डशिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये ग्लोबल कारण है, क्योंकि मैंने आपको बोला यूएस से ये शुरू हुआ था, वहां का मार्केट क्रैश हुआ। ठीक है, यूएस का मार्केट क्रैश हुआ तो, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएस की इकोनॉमी या यूएस का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसी ने ही कंट्रोल कर रखा था वर्चुअली यूरोप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और यूरोपियंस की पूरी दुनिया में कॉलोनीज थी। तो अगर यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, यूएस का अगर इकोनॉमिक पूरा का पूरा बैलेंस टूटता है, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है यूरोप पर। और यूरोप की कंट्रीज का अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टूटता है तो उनका डायरेक्ट असर पड़ता है उनकी कॉलोनीज पर। तो भले ही वो शुरू हुआ है, वो इकोनॉमिक कोलैप्स शुरू हुआ था यूएस से, लेकिन उसका असर था पूरी दुनिया पर, राइट। नाउ अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड गॉट फोकस्ड ऑन द इमीडिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग एल्स टुक अ बैक स्टेज। द ग्रोथ ऑफ नाजी पार्टी हार्डन द एंटी फ्रेंच फीलिंग्स इन द जर्मन पॉपुलेशन। ऑल दीज डेवलपमेंट्स अलार्म्ड द French and they adopted a tougher policy towards Germany, which further fueled the anti-French feeling in Germany. And with time, this vicious cycle only intensified. पहले रिकंसिलिएशन, अब रिकंसिलिएशन के बाद जो नाजी पार्टी ने धीरे धीरे एंटी फ्रेंच जो है वो सेंटिमेंट अपने लोगों में भर दिए। अब जब जर्मनी फ्रेंच के अगेंस्ट होता रहा तो फ्रांस को भी जर्मन के अगेंस्ट खड़ा होना ही था, बैलेंस तो लाना है उनको पावर में। और ये एक साइकिल है, जितना फ्रांस प्रोपेगेंडा चला रहा है जर्मनी के खिलाफ, उतना जर्मनी नाजी पार्टी जो है वो प्रोपेगेंडा चला रही है फ्रांस के खिलाफ, और दोनों दुश्मन देश जो हैं वो फिर से उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि युद्ध छिड़ जाएगा। और डीएस्केलेट करने की कोशिश नहीं की गई अब। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो थोड़ा सा डीएस्केलेशन की कोशिश की भी गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ना के बराबर की गई डीएस्केलेशन की कोशिश। वो डीएस्केलेशन जो है वो 1920s में हो गया। ठीक है, 1920s में जो रिकंसिलिएशन पॉलिसीज थी उसके तहत जो ट्रीटीज हुई है वो डीएस्केलेशन इनफ था। लेकिन 1930s में एक बार खासकर जो वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस थी और फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन से जो अलग हो गया एक बार जर्मनी, उसके बाद तो फिर चढ़ती कला है जर्मनी की। जर्मनी केवल जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ा। ठीक है, नॉट जस्ट जर्मनी, फ्रांस भी, इटली भी, रशिया, सब ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी उसके बाद तो। ठीक है, सो यही मैंने आपको बताया कि अटेंशन, क्योंकि दुनिया का अटेंशन जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे चला गया, बाकी सारी जो पॉलिटिकल समस्याएं हैं वो पीछे हो गई। और ऐसे में नाजी पार्टी ने एंटी फ्रेंच फीलिंग्स चला दी और फ्रांस ने भी अडॉप्टेड टफर पॉलिसीज, जो रिकंसिलिएटिव पॉलिसी है, मतलब बातचीत का समय अब खत्म था। अब धीरे धीरे फिर से जो है वो वही अलायंस क्रिएट करो, दोस्त बनाओ, दुश्मन बनाओ, टेंशन इकट्ठा करो, छुटपुट झड़प होंगी पहले, और फिर कोई एक इमीडिएट कारण और युद्ध फिर से शुरू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। फॉर इंस्टेंस इन 1931 जर्मनीज प्रपोजल फॉर एन ऑस्ट्रो जर्मन कस्टम्स यूनियन टू ईज द इकोनॉमिक क्राइसिस वाज अपोज्ड बाय द फ्रेंच विच लेड टू ड्रॉपिंग ऑफ द प्लान। 1929 के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी के रिलेशंस बनाने की बात जर्मनी की तरफ से रखी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑस्ट्रियंस भी जर्मन ही हैं, तो वो भी उनके जो इंडस्ट्रीज हैं और जो जर्मन इंडस्ट्रीज हैं वो जुड़कर काम करना चाहते थे।
और पुराने उनके रिलेशंस तो हैं, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जैसे गाँव में एक गाँव की दूसरे गाँव में शादी की जाती है, तो उस तरह के रिलेशंस ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हैं ही। तो वो चाहते थे ऑस्ट्रिया और जर्मनी के रिलेशन फिर से रिस्टोर हो, फ्रांस ने जो है वो इंटरवीन कर दिया, ठीक है। और अब जो है वो जर्मनी लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा है भी, फ्रांस ने जो है वो लीग ऑफ नेशन, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा है वो लीग ऑफ नेशंस में उठना है, फ्रांस ने इंटरवीन कर दिया और फ्रांस का साथ जो है वो यहाँ पर ब्रिटेन ने दे दिया और ये प्लान जो है वो ड्रॉप आउट करना पड़ा, नाजी पार्टी को खटक गई बात। उसके बाद वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस 1932-33 में जब केवल जर्मनी ही डिसआर्म था, बाकी किसी ने भी डिसआर्म अपने आप को करने की कोशिश नहीं करी, तो यहाँ पर फिर हिटलर ने अपने आप को अलग कर लिया। पहले वो कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ, फिर उसके बाद वो लीग ऑफ नेशन से अलग हुआ, और फिर तो रिलेशंस आपके बिगड़ते ही गए, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, एट द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस 1932-33 द रिलेशंस वर्सनड एंड हिटलर टुक जर्मनी आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द लीग विच सिवर्ड द रिलेशन। यहां से अब रिलेशंस जो हैं वो बद से बदतर होते गए, ठीक है। सो आज हमने फ्रैंको जर्मन रिलेशन पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें हमने पहला फेज देखा जिसमें फ्रांस द्वारा जर्मनी को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली कमजोर करने की कोशिश की गई। दूसरा फेज हमने देखा जिसमें रिकंसिलिएशन करने की कोशिश की गई, और तीसरा फेज हमने देखा जिसमें बात हाथ से निकल गई और अब जो है वो दूरियां बढ़ गई, दोनों के बीच में एनिमोसिटी बढ़ गई, ठीक है। सो इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी इंटर वॉर पीरियड में मैंने पहले एक टॉपिक करा दिया, उसको आप जरूर देखिएगा। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को थॉरली कवर करते आएंगे, तब जाके अगला जो टॉपिक है। अब इसके बाद यूएसएसआर और यूरोप के क्या रिलेशन रहे इंटर वॉर पीरियड में, और पूरा समझेंगे क्या कंसिलिएशन की कोशिश की गई, क्या सप्रेशन की कोशिश की गई, किस तरह यूएसएसआर फिर से शक्ति में उभरा, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ एस्केलेशन बढ़ता हुआ देखेंगे, फिर हम आएंगे राइज ऑफ नासिज्म और फासिज्म की तरफ, फिर हम राइज ऑफ हिटलर को समझेंगे, ठीक है। और इवेंचुअली आप डायरेक्शन समझ ही रहे हैं, हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक छोटा सा ही था, आपको समझ आया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश थी। और ये डायरेक्ट आप आज का जो पूरा टॉपिक है ना, ये एक सवाल है, इस एक सवाल में से, इस मतलब एक कॉन्सेप्ट में से कई सारे सवाल निकल सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ना शुरू कीजिए। वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1986 से पकड़ लेंगे, वहीं से डिस्कस करना शुरू करेंगे सारे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी तक लेके आएंगे, प्रेजेंट तक। सो टेंशन मत लीजिए, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे हम। लेकिन आपका क्या काम है, प्रीवियस जो सेशंस है देखने हैं। कहाँ देखेंगे आप? स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे, मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम लिखेंगे, सेशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सेशंस को एक्सेस कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। जो सवाल मैं पूछता हूँ उनके जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी आप फील करते हैं, ऑनेस्टली आप हमें बताइए। हमारी टीम के लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी रहता ही है, राइट। सो आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे।